हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज एसी सर्किट। ऑलरेडी हम लोग ने एसी सर्किट स्टार्ट कर दिया था। ऑलरेडी हम लोग ने वहां पे 2 लेक्चर्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ओके, अगर तुम देखने जाओ तो ऑलरेडी हम लोग ने इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया है भाई। हम लोग ने एवरेज एवरेज करेंट, आरएमएस करेंट, फिर हम लोग ने भाई तीनों सर्किट, उसका फेजर डायग्राम, मतलब रेजिस्टर का सर्किट कैपेसिटर के साथ, फिर इंडक्टर के साथ, और उनका सारा फेजर डायग्राम। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या डिफरेंस होता है रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का, ये सारा चीज हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे एलसीआर सर्किट। भाई हम लोग तीनों कंपोनेंट को साथ में लगाएंगे, मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को साथ में लगाएंगे। फिर हम लोग उनके पावर, एवरेज पावर डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हो सके, अगर टाइम मिला तो, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं हुआ तो लास्ट में तीनों का एवरेज पावर डिस्कस करेंगे, मतलब एवरेज पावर ऑफ एलसीआर। ओके, तो इतना टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, और ये सारे के सारे डेरिवेशन है, और सारे के सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी कोई ना कोई डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। चलो, तो सबसे पहले अपन भाई एलसीआर सर्किट की बात करेंगे। एलसीआर सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है, इंपेडेंस किस चीज को बोलते हैं, इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या है, इंपेडेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये सारा चीज यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले। तो हम लोग के पास 3 कंपोनेंट है, लेट्स से एलसीआर। ओके, अब ये इंडिविजुअली हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, अगर तुमको याद नहीं है तो फॉर रेजिस्टेंस मैं बता देता हूं भाई। रेजिस्टेंस में तुम्हारा ईएमएफ क्या होता था, दैट इज इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और तुम्हारा जो करंट होता था, वो करंट क्या होता था, दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बराबर, ये तुम्हारे रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ऐसे ही इंडक्टर, इंडक्टर में तुम्हारा ईएमएफ क्या होता था, दैट इज इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट क्या होता था, करंट इंडक्टर में लैग करता है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। हाँ या ना भाई, यहां पे जो करंट है वो लैग करता है, इसलिए माइनस पाई बाय 2। फिर कैपेसिटर की अगर हम लोग बात करें, तो कैपेसिटर में इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्योंकि कैपेसिटर में जो करंट होता है वो लीड करता है ईएमएफ को पाई बाय 2 से। क्लियर? ये सारी कहानी हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। ये सारे का फेजर डायग्राम हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। ओके, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। चलो, सो अब ये तीनों को कंबाइन करके देखते हैं, कंबाइन करके देखते हैं कहानी कैसे चेंज होती है। चलो, तो मान लो कि वी हैव 3 कंपोनेंट। सो कंसीडर all 3 component, all 3 component that is इंडक्टर, कैपेसिटर, है ना, इंडक्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड resistance are connected in सीरीज। उसको किस में लगाया गया? सीरीज में लगाया गया। ओके, तीनों के तीनों को हम लोग ने सीरीज में लगा दिया। देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे इंडक्टर है, कैपेसिटर है, और आर है, जहां पे हम लोग ने यहाँ पे एसी सप्लाई लगाया, तुम्हारा एसी सोर्स लगा दिया यहाँ पे। ओके, एसी सोर्स लगा दिया है। अब सीरीज में है तो बट ऑब्वियस है कि भाई तीनों के अंदर से जो करंट फ्लो होगा वो सेम फ्लो होगा, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम फ्लो होगा। ओके, तो सीरीज में है, सो इन सीरीज द amplitude of current is same and is given by
दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर। उसका जो इक्वेशन है वो आई का हम मान लेते हैं आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि सीरीज में है और सीरीज में तीनों में करंट क्या फ्लो होगा, सेम फ्लो होगा। अब इंस्टेंटेनियस करंट हो सकता है समय वेरी हो, बट जो एम्पलीट्यूड होगा, जो आई नॉट होगा, वो तीनों के लिए सेम होगा। ये जो आई नॉट होगा ये तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, एम्पलीट्यूड उसका सेम होगा। अब तीनों में जो ईएमएफ होगा, जो पोटेंशियल होगा, वो भाई सबके अलग अलग होगा, हमको पता है। यहां पे सीरीज में पोटेंशियल जो होता है वो वेरी करता है, तो सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं द पोटेंशियल अक्रॉस ऑल थ्री विल बी डिफरेंट। द पोटेंशियल or amplitude of potential, the amplitude of potential will be different in all three। भाई तीनों के अंदर अलग अलग होगा। लेट्स से ई आर के अंदर ले लेते हैं, तो ई आर के अंदर क्या हो जाएगा, उसको आर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई दैट इज द ईएमएफ ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो ई आर अगर हम देखने जाएं तो ई आर के लिए क्या हो जाएगा, वो ई आर के लिए हो जाएगा तुम्हारा आई आर, है ना। यही तुम्हारा अगर ई एल के लिए देखने जाए, इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर के लिए हो जाएगा आई एक्सएल, बराबर। हमको पता है ना भाई पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट क्या है आई, और रेजिस्टेंस क्या है उसके अंदर एक्सएल, और सब में से करंट जो सेम हो रहा है दैट इज आई नॉट। तो यहां पे आई नॉट लेना, और ये जो है ना ये ई नॉट है, ये सारा ई नॉट है, ई नॉट ऑफ आर, ई नॉट ऑफ एल, वैसे सेम ई नॉट ऑफ मतलब पीक वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो ईसी क्या हो जाएगा, दैट इज आई नॉट। डन, यस और नो। अपने पास तीनों का ईएमएफ आ गया भाई, तीनों का ईएमएफ अपने को गिवन है, हाँ या ना। अब जरा यहां पे ध्यान दो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। वैसे तो हम फेजर डायग्राम लास्ट में बनाते हैं, बट यहां पे थोड़ा पहले बनाते हैं फेजर डायग्राम। ओके, तो अपने पास सबका करंट का डायरेक्शन अवेलेबल है। हमको पता है भाई जो रेजिस्टेंस है उसका करंट कैसे मूव होगा, भाई रेजिस्टेंस का करंट ऐसे मूव होगा। तो इस डायरेक्शन में हमने रेजिस्टेंस का करंट बना दिया, बराबर। हमको पता है कैपेसिटर का करंट कैसे मूव होगा, ऐसे मूव होगा, है ना। हमको पता है इंडक्टर का करंट कैसे मूव होगा, ऐसे मूव होगा, बराबर। तो हमने तीनों का करंट का डायरेक्शन बना दिया। अब हमको पता है भाई तीनों के लिए जो ईएमएफ है वो कैसा होगा। तो फॉर रेजिस्टेंस, भाई फॉर रेजिस्टर जो ईएमएफ होता है और जो करंट होता है उनके बीच में कोई भी फेज लैग नहीं होता। मतलब जिस डायरेक्शन में मेरा ईएमएफ है उसी डायरेक्शन में मेरा क्या होगा भाई, करंट होगा। मतलब अगर ये तुम्हारा करंट हो गया तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द ईएमएफ। मान लो ईएमएफ को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ईएमएफ इन दिस डायरेक्शन, यस और नो। ओके, अब बात करो कैपेसिटर और इंडक्टर की, तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अगर तुमको याद होगा तो। जैसे मान लो कि दिस इज योर इंडक्टर, अगर हम देखने जाएं तो ये इंडक्टर है तुम्हारा, और इंडक्टर के लिए तुम्हारे पास फेजर डायग्राम अवेलेबल है। देखो ये उसका फेजर डायग्राम है। ओके भाई, ये तुम्हारा ईएमएफ है और ये तुम्हारा क्या है, आई है। और आई हमेशा लैग करता है और ईएमएफ हमेशा लीड करता है। यही चीज अगर हम लोग देखने जाएं तो यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है भाई, ये तुम्हारा ईएमएफ है और ये तुम्हारा आई है। आई हमेशा लीड कर रहा है और ईएमएफ लैग कर रहा है इन केस ऑफ कैपेसिटर। मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर में कहानी उल्टी चलती है। तो अगर ये आई है, अगर ये तुम्हारा आई है, मान लो ये करंट है, तो कैपेसिटर के केस में करंट क्या करता है, करंट आगे चलता है और ईएमएफ पीछे चलता है। ईएमएफ पीछे चलता है मतलब कहीं ना कहीं ये चीज ईएमएफ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बराबर। इंडक्टर के केस में क्या होता है भाई, ईएमएफ आगे चलता है, तो कहीं ना कहीं ईएमएफ यहां पे होगा पाई बाय 2 से। अब मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं, बिकॉज वो पाई बाय 2 से चल रहा है, तो परपेंडिकुलर होगा, तो होगा तुम्हारा ईएमएफ। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज योर आई नॉट, दिस इज योर आई नॉट, दिस इज योर आई नॉट, दिस इज योर ई आर, दिस इज योर ई सी एंड दिस इज योर ई एल। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, हाँ या ना। कहानी समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। ओके, तो यहां पे अगर तुम देखोगे दोनों में फेज डिफरेंस पाई का है, एक लीड कर रहा है एक लैग कर रहा है, बस यही फर्क है। ओके, अब इसको देख के हम क्या करते हैं, हम फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको देख के फेजर डायग्राम कैसे बनेगा देखो जरा। तो जस्ट कंसीडर
मान लो कि यहां पे एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम, मान लो ये तुम्हारा ई नॉट है, ओके, ये तुम्हारा क्या है, ई नॉट है, दिस इज ई नॉट, ये तुम्हारा ई नॉट है, ओके। अब ई आर अगर तुम देखोगे तो ई आर का डायरेक्शन कैसा है, एक्स एक्सिस पे है, मतलब जो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा, ई आर। तो यहां पे हम एक्स एक्सिस पे ई आर ड्रॉ कर देते हैं, तो एक्स एक्सिस पे ये हो गया मेरा ई आर, क्या हो गया, ई आर, ओके। अब देखो जरा, ई एल कहां है, ऊपर है, मतलब वाई एक्सिस पे ऊपर, तो वाई एक्सिस पे ऊपर ये हो गया मेरा ई एल, दिस रिप्रेजेंट ई एल, ई एल, बराबर। और अगर तुम देखने जाओ ईसी, ईसी कहां है, नीचे है, तो ईसी नीचे, यहां पे आ जाएगा नीचे ईसी, ये तुम्हारा ईसी है, ओके। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है ई नॉट का, वो यहां पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ई आर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहां पे उसका जो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है वो ई आर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वाई एक्सिस पे है ना, दैट इज नॉट ई एल। ई एल इतना बड़ा है, उस ई एल में से इतना इसी कम हो रहा है, बेसिकली एक वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, तो देखो भाई ये ई एल कितना जा रहा है, वो ई एल इतना ऊपर जा रहा है, वो ई एल इतना ऊपर जा रहा है, बट अगर तुम ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं वो ई एल में से इतना इसी माइनस हो रहा है, मतलब जो इफेक्टिव है वो इतना ही है, मतलब ये जो वैल्यू रहेगा ये बेसिकली क्या रहेगा, ये रहेगा ई एल माइनस ईसी, ये उसका फेजर डायग्राम है, ये उसका फेजर डायग्राम है, ओके। ये हो गया तुम्हारा, ये जो वेक्टर है दैट रिप्रेजेंट ई नॉट, ये तुम्हारा ई नॉट बता रहा है, ये तुम्हारा ई आर बता रहा है, ये तुम्हारा ई सी बता रहा है, ये तुम्हारा ई एल बता रहा है पूरा, बट ये जो बचा हुआ है दैट रिप्रेजेंट ई एल माइनस ई सी। क्लियर बात समझ आ गया। और इसकी ही मदद से हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका इंपेडेंस कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज इंपेडेंस बताता हूं, थोड़ा सब्र रखो, पता चलेगा, टेंशन मत लो। चलो, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, और मान लो इनके बीच का जो फेज एंगल है वो फाई है, क्योंकि तीनों लगा हुआ है ना, तो कभी प्लस पाई बाय 2 हो सकता है, कभी माइनस पाई बाय 2 हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इन जनरल में उसको फाई ले लेते हैं और इसको एक बेसिक नाम दे देते हैं, लेट्स से ओ, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, ओके। सो देखो जरा, इन अ ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ बी, अगर तुम देखोगे ओ ए बी, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या मैं बोल सकता हूं भाई, ए बी का जो स्क्वायर होगा प्लस जो ओ बी का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किससे, दैट इज योर ओ ए के स्क्वायर से, हाँ या ना, ये तो मेरे ख्याल से सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम तो लेने सबको आता है भाई, इसमें पाइथागोरस थ्योरम ले लिया हम लोग ने, ओ ए का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर एंड ओ बी का स्क्वायर। अब देखो जरा, ओ ए का वैल्यू क्या है, दैट इज ई नॉट, तो यहां पे आ गया ई नॉट का स्क्वायर। ए बी क्या है, अगर तुम देखने जाओ तो ए बी इज नथिंग बट दिस पार्ट, दैट इज ई एल माइनस ई सी, तो दैट इज ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर, प्लस व्हाट इज ओबी, ओबी अगर तुम देखने जाओ दैट इज ई आर का स्क्वायर। अब अगर हम देखने जाएं तो हमको ई एल का वैल्यू तो पता है ना भाई, व्हाट इज ई एल, दैट इज आई नॉट एक्सएल, तो यहां पे हम लोग डाल सकते हैं आई नॉट एक्सएल बराबर माइनस व्हाट इज ई सी, दैट इज आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर, व्हाट इज ई आर, दैट इज आई नॉट आर का होल स्क्वायर बराबर। अब सब में से अगर हम देखने जाए तो आई नॉट का स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लो, आई नॉट का स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहां पे, दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, हाँ या ना। ये ई नॉट को नीचे ले लो, तो ई नॉट नीचे आ जाएगा, क्या सॉरी आई नॉट नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर बाय आई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर। अब इस ई नॉट बाय आई नॉट को ध्यान से देखो, ओके। ये जो ई नॉट बाय आई नॉट है ना, अगर मैं यहां पे ओम्स लॉ लगाऊं, कंसीडर करूं ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ, तो मैं बोल सकता हूं ई नॉट बाय आई नॉट बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस के, हाँ या ना। और यहां पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस सिर्फ एक की वजह से नहीं आ रहा, वो सिर्फ रेजिस्टर की वजह से नहीं आ रहा, वो आ रहा है इंडक्टर की वजह से, वो आ रहा है कैपेसिटर की वजह से, मतलब वो तीनों की वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है। और वो तीनों की वजह से जो रेजिस्टेंस आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंपेडेंस।
क्या बोलते हैं? इंपेडेंस। इंपेडेंस स्पेलिंग देख लेना तुम लोग एक बार, अगर गलत होगा तो करेक्ट कर लेना। ओके, सो मतलब ई नॉट बाय आई नॉट इज कॉल्ड एज इंपेडेंस। एंड व्हाट इज इंपेडेंस? इंपेडेंस इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस। ये एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, बट ये रेजिस्टेंस सिर्फ अकेला रजिस्टर की वजह से नहीं है, ये रेजिस्टेंस तीनों की वजह से है। मतलब कैपेसिटर, इंडक्टर और तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस है। इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल सकते हो तुम लोग। सो इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। मतलब ई नॉट बाय आई नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? Z। तो यहां पे आ गया तुम्हारा Z इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या रहेगा अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हाँ या ना? बराबर। और यहां पे Z स्क्वायर है, Z स्क्वायर उधर चला जाएगा, दैट बिकम रूट। ओके, सो दिस इज योर Z का फॉर्मूला, दिस इज योर Z का फॉर्मूला, मतलब दिस इज योर इंपेडेंस का फॉर्मूला। दिस इज योर टोटल इंपेडेंस का फॉर्मूला। मतलब अगर तुमसे कुछ कोई पूछेगा कि भाई व्हाट विल बी द टोटल इंपेडेंस, तो टोटल इंपेडेंस विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्लियर? बात में आ गई? हाँ या ना एवरीवन? पक्का? ओके, सो अगर कहीं पे इंपेडेंस एक्सप्लेन करने आता है कि भाई व्हाट इज इंपेडेंस इन एलसीआर सर्किट, तो क्या करना है भाई? तुमको सर्किट डायग्राम बनाना है, उसके बाद तुमको फेजर डायग्राम बनाना है। ओके, ये सारे कंसिडरेशन है और ये डेरिवेशन है, तुमको सारा चीज यहां पे दे दिया है और ट्राई किया है कि एक ही में खत्म कर दूं, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके फटाक से इसका नोट्स बना सको। क्लियर? बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, अब यहां से हम लोग फेज भी निकाल सकते हैं। ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल से वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट अ फेज। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फेज? देखो जरा। सो हम लोग बोल सकते हैं फॉर फेज सेम इन सेम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAB कैलकुलेट tan फाई। tan फाई क्या ही होता है अगर हम देखने जाएं तो यहां पे tan क्या ही होगा? tan होगा अपोजिट, अपोजिट इज नथिंग बट AB, एडजेसेंट, एडजेसेंट इज नथिंग बट OB। तो क्या मिलेगा कहानी देखो जरा, तो दैट इज AB बाय OB। यस और नो? तो AB क्या हो जाएगा देखो जरा, AB अगर हम देखने जाएं तो AB तुम्हारा EL माइनस EC है, बराबर। और OB क्या है तुम्हारा? OB और ER है। तो tan फाई विल बी इक्वल्स टू EL माइनस EC डिवाइड बाय ER। तो या फिर तुम लोग ये एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, इधर यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, या फिर तुम EL का वैल्यू पुट कर दो, या फिर तुम EL EC का वैल्यू पुट कर दो। भाई EL क्या ही है? EL है तुम्हारा I XL, EC क्या है तुम्हारा? I नॉट XC डिवाइड बाय ER क्या है? दैट इज I नॉट R। हाँ या ना? दैट इज इक्वल टू tan फाई। अब सब में से I बाहर निकल जाएगा तो tan फाई क्या ही बचेगा? tan फाई विल बी दैट इज XL माइनस XC बाय R। तो यहां से तुमको एक और कहानी मिलेगी। ओके, और यहीं से हम लोग एक और चीज ड्रॉ कर सकते हैं, यहीं से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल। यहीं से हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं? हम लोग इंपेडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो कि फिलहाल अपने पास एक ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज द ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल याद रखोगे ना तो तुमको सारा चीज याद हो जाएगा। यहां पे देखो, मान लो कि ये एंगल तुम्हारा फाई है, तो यहां से तुमको tan फाई क्या मिल रहा है? देखो tan फाई क्या होता है? दैट इज अपोजिट, अपोजिट शुड बी इक्वल्स टू XL माइनस XC। ये L है, हाँ ये L है, L, ये C नहीं है। XL माइनस XC, तो अपोजिट शुड बी XL माइनस XC एंड दैट शुड बी एडजेसेंट शुड बी R। तो अगर ये XL माइनस XC है, ये R है, तो हाइपोटेनस को क्या मैं लिख सकता हूं? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होल अंडर रूट।
यही होता है ना हाइपोटेनस का फॉर्मूला। एंड विच इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल्स टू है? दिस इज नथिंग बट योर इंपेडेंस। यस और नो? ये पूरा z के बराबर है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस टर्म मैं यहां पे लिख सकता हूं z। तो यहां से भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं भाई, यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर। है ना? बात में आ गई? इंपेडेंस ट्रायंगल समझ में आ गया भाई? इंपेडेंस ट्रायंगल से भी तुम चीजें बहुत आसानी से बता सकते हो। तो अगर तुमको ये ट्रायंगल याद है तो ये ट्रायंगल से तुम बता सकते हो कि भाई क्या होगा z का वैल्यू। यहां से तुम tan phi निकालना चाहो, tan phi निकाल लो। What is tan phi? तो tan phi from here that is opposite by adjacent, opposite क्या है? that is xl minus xc by r। तुम यहां से cos phi निकालना चाहो which is called as power factor, तो यहां से तुम cos phi भी निकाल सकते हो। cos phi क्या होता है? adjacent by hypo, मतलब r by z, and this is called as power factor। ये चीज हम देखेंगे क्या होता है power factor। what is power factor? क्लियर? तो तुम यहां से अगर इंपेडेंस ट्रायंगल से चाहिए तो तुम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ या ना? समझ में आई कहानी की नहीं समझ में आई? पक्का? चलो अब इस फॉर्मूले से ना हम थोड़ा सा कंक्लूजन कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन कर सकते हैं देखो जरा। ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, यहां से कहानी क्या बनती है। ओके, यहां से कहानी क्या बनती है? यहां से कहानी बनती है कि तुम बता सकते हो कि वो सर्किट में महत्व किसका है, मतलब कौन इंपॉर्टेंट है। इंडक्टर इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टर इंपॉर्टेंट है। वो सारा चीज तुम लोग ये चीज देख के बता सकते हो, ये चीज या फिर ये चीज देख के बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? उसके पीछे केसेस से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो क्या होगा। चलो तो डिस्कस करते हैं। मान लो केस वन, मान लो केस वन, केस वन, केस वन क्या बोलता है? इफ एक्सएल बराबर हो जाता है एक्सी के साथ। ओके, अगर एक्सएल बराबर हो जाता है एक्सी के साथ, तो एक्सएल बराबर अगर एक्सी के साथ हो गया तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब tan phi क्या हो जाएगा? tan phi जीरो, मतलब phi विल बी जीरो। यस और नो? मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर phi विल बी जीरो। और जैसे ही phi जीरो आ गया मतलब इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं नॉन इंडक्टिव और नॉन कैपेसिटिव सर्किट। ओके, सो द सर्किट बिकम non-inductive and non-capacitive, and this is the condition, it is also a condition for resonance। मतलब जब कभी भी तुम्हारा XL और XC बराबर हो जाता है तो उस टाइम पे एक फिनोमिना होता है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। वो चीज हम बाद में देखेंगे, थोड़े टाइम बाद या मे बी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो ये वही कंडीशन है भाई, ये रेजोनेंस का ही कंडीशन है। क्लियर? बात समझ आ गई एवरीवन? हाँ या ना? चलो अब केस टू की बात कर लेते हैं। केस टू क्या बोलता है कि मान लो कि अगर तुम्हारा एक्सएल बड़ा है इससे, एक्सी से, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो जाहिर सी बात है भाई टैन टीटा क्या ही आएगा? टैन टीटा पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव। हाँ या ना? टैन फाई क्या होने वाला है? टैन फाई पॉजिटिव होने वाला है, बराबर। अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है तो टैन फाई क्या होने वाला है? टैन फाई पॉजिटिव होने वाला है। बट ऑब्वियस है, यस और नो? ओके, क्योंकि यहां पे अगर हम देखने जाएं तो अगर एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल बड़ा है एक्सी छोटा है, तो ये चीज अगर बड़ा है तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो सर्किट है वो एक इंडक्टिव सर्किट है। सो दिस सर्किट इज कॉल्ड एज, देन द सर्किट इज इंडक्टिव। और अगर वो इंडक्टिव सर्किट है तो मुझे पता है भाई इंडक्टिव सर्किट में तुम्हारा करंट क्या करता है? करंट लैग करता है किसको? ईएमएफ को। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं हियर करंट विल लैग द ईएमएफ, और ईएमएफ विल लीड द करंट। ओके, या फिर इसको ऐसा बोला जा सकता है ईएमएफ विल लीड द करंट। हाँ या ना? ओके, मान लो केस थ्री,
मान लो केस थ्री क्या हो जाएगा देखो जरा। सो इफ एक्सेल इज लेस देन एक्सी, भाई यहां पे क्या है, एक्सेल लेस देन एक्सी है, मतलब भाई यहां पे ये वैल्यू जो है वो छोटी वैल्यू है और ये वैल्यू जो है वो बड़ी वैल्यू है। तो बट ऑब्वियस है जब तुम बड़ा माइनस छोटा करोगे तो आंसर शुड बी नेगेटिव। तो आंसर यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहां पे सिंपली तुमको लिख देना है tan phi इज नेगेटिव, हाँ या ना, tan phi क्या है, tan phi नेगेटिव है। अब tan phi नेगेटिव है तो क्या मिलेगा, देन द सर्किट, उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किट इज कैपेसिटिव। वो इंडक्टिव ना होके क्या है, कैपेसिटिव है। और कैपेसिटिव में मेरे को पता है भाई, कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होता है वो हमेशा लीड करता है और ईएमएफ क्या करता है, लैग करता है। तो मैं बोल सकता हूं हियर करंट विल लीड द ईएमएफ। ओके, हियर करंट विल लीड द ईएमएफ। क्लियर, बात समझ में आ गई, हाँ है ना, तीनों कहानी समझ में आ गई कि भाई अगर दोनों सेम रहेगा, एक्सेल बराबर रहेगा एक्सी से, तो फाई जीरो हो जाएगा। फाई जीरो हो गया मतलब ना ही वो इंडक्टिव सर्किट है ना ही वो कैपेसिटिव सर्किट है। बट वहीं पे अगर एक्सेल ग्रेटर है एक्सी से और tan phi पॉजिटिव हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव सर्किट। और इंडक्टिव सर्किट है मतलब कि भाई वहां पे करंट क्या होगा, लैग करेगा। और वही अगर एक्सेल लेस देन एक्सी हो गया तो वो कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा। कैपेसिटिव सर्किट मतलब वहां पे करंट क्या करेगा, लीड करेगा। क्लियर, यस और नो। ये चीजें हम लोग ने कहां से कंक्लूड की थी, जब हम लोग इंडिविजुअली सर्किट देख रहे थे, जब हम लोग आर का, एल का और सी का इंडिविजुअली सर्किट देख रहे थे, तो वहां पे हम लोग ने ये चीज कंक्लूड किया, वहां से हम लोग ने ये चीज कंक्लूड किया। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का समझ में आ गया कहानी। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट इज एवरेज पावर। तो हर एक का हमको एवरेज पावर डिस्कस करना है कि भाई व्हाट विल बी द एवरेज पावर इन रेजिस्टर, व्हाट विल बी द एवरेज पावर इन इंडक्टर, व्हाट विल बी द एवरेज पावर इन कैपेसिटर। और ऑलमोस्ट तीनों का जो डेरिवेशन है वो सेम है। अगर तुम देखने जाओ तो तीनों का डेरिवेशन तुमको सेम ही मिलेगा, डिक्टो सेम मिलेगा। ओके, सो क्या होगा, एवरेज पावर रेजिस्टेंस में क्या होगा, एवरेज पावर कैपेसिटर में क्या होगा, एवरेज पावर इंडक्टर में। ओके, क्यों हम लोग रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टर प्रीफर करते हैं, ये चीज का भी आंसर यहां पे अपने को मिलेगा। चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एवरेज पावर ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर हम देखने जाएं तो मेरे को पता है भाई, रेजिस्टेंस के अंदर कंसीडर अ रेजिस्टिव सर्किट मतलब उसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस होगा और कुछ नहीं होगा। तो कंसीडर अ रेजिस्टिव सर्किट। अब रेजिस्टिव सर्किट का मेरे को ईएमएफ और करंट दोनों पता है, मेरे को उसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी पता है और मेरे को उसका इंस्टेंटेनियस करंट भी पता है। सो E बराबर होता है E नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ है ना। ये क्या है भाई, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। अब मुझे पता है भाई इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, व्हाट विल बी द पावर। पावर का फॉर्मूला होता है VI। ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, यस और नो, 11th में। पावर क्या होता है, पोटेंशियल इनटू करंट। पोटेंशियल हम लोग यहां पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E से, और करंट हम लोग स्मॉल i से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू EI, हाँ है ना। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस का स्पेलिंग देख लेना तुम लोग। इंस्टेंटेनियस पावर is given by that is power is equals to EI, हाँ है ना, power is equals to EI। but what is the value of E? E का वैल्यू पुट करो, that is E नॉट साइन ओमेगा टी बराबर, है ना, इनटू I का वैल्यू पुट करो, that is I नॉट साइन ओमेगा टी बराबर, है ना। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, that is E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर। ये हो गया मेरा इंस्टेंटेनियस पावर। ये इंस्टेंटेनियस पावर है, इसको चाहिए तो पावर इन लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस पावर। बट अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट करना है एवरेज पावर। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला अपने को पता है, यस और नो भाई। एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, एवरेज पावर, तो पी एवरेज कैसे निकलेगा, पी एवरेज निकलेगा तो इंटीग्रेशन, भाई क्योंकि वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन ऑफ पी इंस्टेंटेनियस
विथ रेस्पेक्ट टू dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। यही है, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 से t, मतलब उसको एक टाइम पीरियड के लिए हम लोग उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वन टाइम पीरियड के लिए उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा देखो जरा, व्हाट इज द वैल्यू, पी इन का वैल्यू यहां से मेरे को मिल जाएगा, तो दैट इज ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहां पे चिपका दो, क्या मिलेगा देखो जरा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी होल डिवाइड बाय, यहां पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और t कहां से कहां तक, 0 से t तक, तो सिर्फ t बचेगा, बराबर है ना। अब देखो ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया, t भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या बचा, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, बराबर, यस और नो। अब अगेन थोड़ा सा याद दिला दूं कि भाई साइन स्क्वायर का हमारे पास कोई भी ये नहीं होता, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन नहीं होता। तो हम लोग ने साइन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट किया था, अगर तुमको याद होगा, हम लोग ने ऑलरेडी यहां पे किया हुआ है साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जब हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे, कहां गया कहां गया कहां गया, यहां गया आरएमएस वैल्यू में। देखो यहां पे साइन स्क्वायर आया ना, तो हम लोग ने क्या किया था भाई, ये साइन स्क्वायर को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया था एज अ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, सारा चीज हम लोग ने सॉल्व किया था, यस और नो, क्लियर, याद आ रहा है कि नहीं सॉल्व। चलो तो ये चीज को हटा देते हैं, तो यहां पे भी सेम चीज करेंगे हम लोग। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग पुट कर सकते हैं भाई, ई नॉट वैसी रहेगा, आई नॉट वैसी रहेगा, टी वैसी रहेगा, ये आ गया तुम्हारा पी एवरेज, ओके। अब इसको हम लोग 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे, बट ये इंटीग्रेट होगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होल डिवाइड बाय 2, बराबर, यस और नो। अब ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, बराबर, 2 को बाहर ले लेते हैं, ये चीज यहां से हटा देते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू dt, विथ रेस्पेक्ट टू dt, ओके। सो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन, ओके। सो इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा देखो जरा, तो 1 को तुम इंटीग्रेट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो तुमको t ही मिलेगा, तो पावर एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाय 2t, बराबर है ना। इसको यहां पे इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, t, cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो मेरे ख्याल से क्या आएगा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन आएगा sin 2 थीटा, तो दैट इज योर माइनस साइन ओमेगा 2 ओमेगा t है ना। और जो भी तुम्हारा कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, दैट इज यहां पे 2 ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा, बराबर, कहां से कहां तक, 0 से t तक, कहां से कहां तक, 0 से t तक, बराबर, बात समझ आ रही है एवरीवन, है ना, ओके। अब जब तुम लोग वैल्यू पुट करोगे तो देखो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई टी, और यहां पे जब तुम t का वैल्यू t पुट करोगे, ये t कैंसल, तो क्या ही बचेगा, साइन 2 पाई, और साइन का जो भी इवन पाई होता है वो इवन पाई क्या ही होता है, वो इवन पाई अगर तुम देखने जाओ तो इवन पाई तुमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं तुम ये चीज है ना, कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये पूरा का पूरा 0 होने वाला है। तो सिंपली तुम लिख सकते हो ये सारा का सारा अगर 0 हो गया तो तुमको क्या ही मिलेगा, तुमको मिलेगा दैट इज पी एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाय 2t इंटू टी, और ये t गेट कैंसल, दिस t एंड दिस t गेट कैंसल, क्या ही मिलेगा, दैट इज ई नॉट बाय रूट 2 आई नॉट बाय रूट 2। मैंने क्या किया, ये जो नीचे 2 लिखा था उसको अलग कर दिया, जो 2 है उसको रूट 2 में बांट दिया, तो दिस कैन बी रिटन एज ई आर एम एस एंड दिस कैन बी रिटन एज आई आर एम एस। तो ये आ गया तुम्हारा एवरेज पावर, किसके लिए, रेजिस्टिव सर्किट के लिए। मतलब जब तुम्हारा रेजिस्टेंस रहेगा तो उसके अंदर कितना पावर होगा, उसके अंदर कितना पावर लॉस होगा, या फिर कितना ये होगा, क्या बोलते हैं, एवरेज पावर होगा, दैट इज ई आर एम एस आई आर एम एस, और इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट, दिस पावर कॉल्ड एज एपरेंट पावर। ट्रू पावर देखेंगे हम लोग, ट्रू पावर कब मिलेगा, जब हम लोग तीनों सर्किट को एक साथ लगाएंगे तब हमको जो पावर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज ट्रू पावर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू पावर। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन।
कहानी समझ में आ गया। अब यहाँ पे तुमको एक बेसिक फंडा याद दिला देता हूँ। यहाँ पे ना तुम चाहो तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप को तुम एलिमिनेट कर सकते हो, और ये स्टेप को एलिमिनेट करके डायरेक्टली यहाँ पे तुम टी का वैल्यू लिख सकते हो। भाई यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आंसर टी। ओके, डायरेक्टली तुम वो चीज लिख सकते हो कि भाई डायरेक्टली वहां पे आंसर क्या आएगा, टी आएगा। ओके, हाँ या ना, समझा एवरीवन, पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पे तुम डायरेक्टली टी लिख दोगे, टी से टी कट जाएगा, और अगर चाहिए तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो तुमको ये इंटीग्रेशन वाला स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली इसको सॉल्व करके यहां पे टी लिख सकते हो कि भाई इसका इंटीग्रेशन जो है उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, टी आएगा। क्लियर, समझा एवरीवन? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज पावर इन इंडक्टर। ओके, अब इंडक्टर की बात करेंगे। भाई इंडक्टर के अंदर कितना एवरेज पावर होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो एवरेज पावर इन इंडक्टर, तो कंसिडर एन इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव मतलब सिर्फ उसके अंदर इंडक्टर होगा। ओके, तो इंडक्टर के लिए अपने को इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पता है, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, और अपने को आई भी पता है, इंस्टेंटेनियस आई क्या होता है, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, क्योंकि यहां पे जो करंट है वो क्या करता है, करंट लैग करता है। क्या करता है, लैग करता है। तो लैग करता है तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू यहां पे आएगा। क्लियर? अब मेरे को इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज पी इन, मान लो दैट इज ई इंटू आई। व्हाट इज ई, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। बराबर है ना? यस और नो? यस। ई नॉट और आई नॉट को थोड़ा साथ में लिख देते हैं, तो ई नॉट और आई नॉट को साथ में लिख देते हैं, क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी बचेगा। बराबर, यहां पे क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी। अब तुमको याद होगा तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस कॉस ओमेगा टी। भाई इस चीज को हम लोग कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी। बराबर, तो अगर कहीं ना कहीं मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो दिस कैन बी रिटन एज पी इन कैन बी रिटन एज माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। बराबर, ये पी इन का फॉर्मूला आ गया। पी इन आ गया मतलब ये एक इंस्टेंटेनियस पावर आ गया, ये कहीं ना कहीं इंस्टेंटेनियस पावर आ गया। बराबर, ये इंस्टेंटेनियस पावर है तुम्हारे पास। अब बात करते हैं एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द एवरेज पावर? एवरेज पावर विल बी दैट इज पी एवरेज, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी इन dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, कहां से कहां तक, जीरो से t। यही किया था हम लोग ने, यस और नो? सेम फंडा यहां पे भी करेंगे, कोई अलग चीज नहीं है। सारा वैल्यू पुट कर दो, पी इन का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, क्या मिलेगा, देयरफॉर पी एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। तो अगर देखने जाए तो ई नॉट आई नॉट पहले ही बाहर ले लेता हूं क्योंकि कांस्टेंट है, तो माइनस ई नॉट आई नॉट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यस और नो? तो यहां पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। बराबर है या ना? इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, तो यहां पे टी भी आ गया। बराबर, ओके। अब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इसका तो भाई अपने को यूवी रूल लगाना पड़ेगा, या फिर एक बेसिक कंसेप्ट है कि तुम लोग इसको साइन टू थीटा का फॉर्मूला बना सकते हो। साइन टू थीटा के लिए यहां पे तुमको टू चाहिए और यहां पे तुमको टू चाहिए। बराबर, तो ये हो गया टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ई नॉट आई नॉट बाय टू टी, दिस कैन बी रिटन एज साइन टू ओमेगा टी। हाँ है ना, ये साइन टू थीटा बन गया, ये साइन टू थीटा बन गया। बराबर, समझा भाई? हमने क्या किया, हमको पता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बराबर, ये अपने को फॉर्मूला पता है। अब यहां पे टू चाहिए था तो मैंने यहां पे टू पे मल्टीप्लाई किया और वही टू से क्या किया, मैंने डिवाइड किया। तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये जो चीज है इसको हम लोग ने साइन टू थीटा के फॉर्म में लिख दिया। बराबर, ओके। चलो अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन देखो जरा, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस ई नॉट आई नॉट बाय टू टी, ऐसी होगा।
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तुम्हारा दैट इज 2 ओमेगा। कहां से कहां तक, 0 से t तक, कहां से कहां तक, 0 से t तक, बराबर, हाँ या ना। अब ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को खा जाएंगे, तो ये दो माइनस गायब हो गए, क्या बचा अपने पास, दैट इज ई नॉट आई नॉट बाय 2t, बराबर, ई नॉट आई नॉट बाय 2t। तो अगर एक बार लिमिट पुट करूं तो एक बार t की जगह क्या आएगा, कैपिटल T, तो यहां पे आ जाएगा cos 2 ओमेगा कैपिटल T डिवाइड बाय 2 ओमेगा, ओके, माइनस अब क्या आ जाएगा 0, तो cos 0 बाय 2 ओमेगा, बराबर, हाँ या ना, यस और नो। अब यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो ओमेगा कैन बी रिटन एज, ओमेगा कैन बी रिटन एज तुम्हारा 2 पाई बाय टी। भाई ओमेगा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी, और बाजू में एक कैपिटल टी मल्टीप्लाई में भी है, तो टी टी गेट कैंसल, यस और नो। अब 2 पाई इंटू 2 दैट बिकम 4 पाई, और इवन पाई है मतलब +1, तो +1 माइनस +1, तो 1 माइनस 1 विल बी 0, मतलब यहां पे भी 1 आया सॉल्व करके और यहां पे भी 1 आया, तो 1 माइनस 1 विल बी 0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, इसको इंटू करोगे क्या ही मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब यहां पे तुम एक चीज का ध्यान दे सकते हो कि भाई जो भी तुम्हारा एवरेज पावर है इन टर्म्स ऑफ किसके लिए, भाई ये कहानी है इंडक्टर के लिए, कि अगर तुम इंडक्टर की बात कर रहे हो तो इंडक्टर में, और तुम देखने जाओ इसके बाद हम कैपेसिटर भी पढ़ेंगे, तो कैपेसिटर में भी सेम कहानी है कि वहां पे भी जो तुम्हारा एवरेज पावर आएगा दैट एवरेज पावर विल बी 0। क्लियर, बात समझ में आ गई। मतलब इंडक्टर के अंदर भी तुमको एवरेज पावर 0 देखने मिलेगा। अब यहां पे भी तुम थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, मतलब इस चीज को तुम रट भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यहां तक कहानी समझ में आई, इसको तुमने इंटीग्रेट किया, यहां तक समझ में आई। अब एक बार अगर लिमिट पुट करना है तो पुट करो, नहीं तो डायरेक्टली पावर इक्वल्स टू 0 लिख दो, क्योंकि इसको सॉल्व करके आंसर तो क्या ही आने वाला है, 0 ही आने वाला है। यस और नो, क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, हाँ या ना, कहानी समझ में आई। ये सेम टू सेम तरीका हम लोग कैपेसिटर के लिए भी करेंगे। ओके चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द कैपेसिटर। और कैपेसिटर तुम लोग मेरे को बताओगे, ओके तुम लोग मेरे को बताओगे, मैं चाहूंगा कि तुम मुझे गाइड करो। तो कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, सेम, कंसीडर कैपेसिटिव सर्किट, कंसीडर अ कैपेसिटिव सर्किट, एक कैपेसिटिव सर्किट कंसीडर करते हैं। ओके, तो कंसीडर अ कैपेसिटिव सर्किट, बराबर। अब कैपेसिटिव सर्किट में तुम्हारा ईएमएफ का, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, और वहीं पे करंट क्या होता है, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, वो लीड कर रहा है, क्या हो रहा है, ये लीड कर रहा है, बराबर। तो अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर देखने जाए तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, दैट इज पावर इन इज इक्वल्स टू ई इंटू आई। तो ई क्या हो जाएगा, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, बराबर। अब ई नॉट आई नॉट को अरेंज कर दो, सेम कहानी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। भाई साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। यस और नो, ये आ गया तुम्हारा पी इन का वैल्यू, बराबर। है ना। अब क्या निकालेंगे, अब एवरेज पावर निकालेंगे, सेम फंडा। तो एवरेज पावर विल बी तो सेम पी एवरेज का फॉर्मूला क्या ही हो जाएगा, पी एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ पी इन dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। हाँ है ना, कहां से कहां तक, 0 से t तक। तो पी इन का वैल्यू अगर पुट करूंगा तो ई नॉट आई नॉट बाहर रहेगा, तो ई नॉट आई नॉट बाहर ले लो, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा तुम्हारा साइन ओमेगा टी। सेम कहानी आ गया, देखो जरा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अगेन इसको तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो, यस और नो, साइन 2 थीटा के फॉर्म में, और नीचे इंटीग्रेशन में क्या ही सॉल्व होके, ये सॉल्व होके हो जाएगा ना टी, भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू dt इज टी, लिमिट पुट करोगे तो दैट इज कैपिटल टी। अब देखो जरा ये कहानी क्या बन रही है, ये कहानी तुम्हारी यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो, सेम कहानी बनेगी, दैट इज ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2t। ये हो जाएगा तुम्हारा साइन
साइन 2 ओमेगा टी, हाँ या ना, बराबर। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से t तक इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2t। इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुमको मिलेगा दैट इज कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा, कहां से कहां तक, 0 से t तक। अब इसको सॉल्व करके तुमको आंसर 0 ही आने वाला है, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं पी एवरेज विल बी 0। मतलब अगर हम एवरेज वैल्यू देखने जाए पावर का, तो एवरेज वैल्यू पावर का इंडक्टिव सर्किट के लिए एज वेल एज कैपेसिटिव सर्किट के लिए, दोनों के लिए क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। सिर्फ तुम्हारा जो रेजिस्टिव सर्किट रहेगा, रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो पावर निकलेगा दैट विल बी पी एवरेज इज इक्वल्स टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। यस और नो, ये इनडायरेक्टली वही फॉर्मूला है, पी इज इक्वल्स टू वी आई। इनडायरेक्टली पावर का वही फॉर्मूला है, पी इज इक्वल्स टू वी आई। वी बोले तो तुम्हारा क्या बोलते हैं पोटेंशियल, और आई बोले तो करंट। तो यहां पे हम लोग ने बस आरएमएस वाला पोटेंशियल लिया है और करंट कौन सा लिया है, आरएमएस वाला लिया है, बस यही फर्क है। क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? चलो अब क्या करेंगे, अब तीनों के तीनों को एक सीरीज में लगा देंगे और तीनों का तीनों एवरेज पावर डिस्कस करेंगे। अब तीनों को सीरीज में लगा के तीनों का एवरेज पावर डिस्कस करेंगे कि भाई तीनों के अंदर का जो एवरेज पावर रहेगा वो क्या रहेगा, वो चीज यहां पे अपन डिस्कस करेंगे। ओके चलो, एवरेज पावर इन एलसीआर। ओके, तो मान लो कंसिडर all three component, okay, consider all three component are connected in series। वही सेम कहानी, are connected in series। ओके, तीनों को हम लोग ने किस में लगा दिया, तीनों को हम लोग ने सीरीज में लगा दिया। ओके, अब सीरीज में लगा दिया तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो कहानी क्या बनेगी, देखो जरा। अगर हम लोग ईएमएफ की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ तो सबके लिए सेम रहेगा, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर तुमको याद होगा तीनों के लिए ईएमएफ हम लोग सेम लेते थे, बट यहाँ पे जो आई होगा वह वेरी करेगा। भाई आई सबके लिए वेरी करेगा, जैसा नो, तो हम लोग ईएमएफ को तो वैसे ही रखेंगे, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट जो आई होगा वो वेरी होगा ना, तो उसके लिए हम लोग लग देते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। मतलब कभी वो फेज पे लैग कर सकता है और कभी वो फेज से लीड कर सकता है। जैसे कैपेसिटिव के कंडीशन में वो लैग करता है और इंडक्टिव के कंडीशन में वो लीड करता है, तो इसलिए यहां पे प्लस माइनस फाइव लिखते हैं हम लोग, इसलिए। ओके, अब इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, दैट इज पी इंस्टेंट इज इक्वल्स टू ई इंटू आई, हाँ या ना। ई कितना है तुम्हारा, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर। व्हाट इज आई, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, बराबर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो ई नॉट आई नॉट को साथ में लेके आते हैं, क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी, और यहां पे इसका ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला या फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा, दैट इज साइन ओमेगा टी कॉस फाइव। यही होता है ना, अगर तुमको याद नहीं तो मैं बता देता हूं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, दैट इज साइन ए इंटू कॉस बी, मेरे साथ रिपीट करो, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, हाँ या ना, यही होता था फॉर्मूला। और यहीं पे अगर माइनस रहे तो यहां पे क्या आ जाता था, माइनस आ जाता था। यही सेम चीज है, कुछ नया चीज तो है नहीं, यहां पे भी वही है, साइन ए प्लस माइनस बी, ए के जगह ओमेगा टी है और बी के जगह क्या है, फाइव है, फाइव है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस माइनस साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, बराबर। समझा ये चीज, यस और नो। ये आ गया तुम्हारा पी इन, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस पावर आ गया। तो थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस पावर है।
अब यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं हम लोग ये साइन ओमेगा टी को ना अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, दैट इज पी इन इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट को वैसे रखो, साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई बराबर प्लस माइनस साइन फाई साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन, हाँ या ना? ओके, ये कहानी आ गई हमको इंस्टेंटेनियस पावर यहां पे अपने को मिल गया। ये इंस्टेंटेनियस पावर है, अभी तक एवरेज पावर नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना, एवरेज पावर अभी हम डिफाइन करेंगे, अभी हम निकालेंगे उसको, इंटीग्रेट करके हम एवरेज पावर अभी निकालेंगे। ओके, दिख रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अब एवरेज पावर की कहानी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट विल बी द एवरेज पावर? एवरेज पावर का डेफिनेशन क्या ही होता है? व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ एवरेज पावर? तो एवरेज पावर इज गिवन बाय, अभी तक तो रट जाना चाहिए तुमको, पी एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इन dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, कहां से कहां तक, 0 से t, हाँ या ना? यही कहानी लगेगा। ओके, पी इन का वैल्यू पुट कर दो जरा, अगर तुम पी इन का वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, अगर पी इन का वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, तुम्हारे पास बड़ा सा पी इन है, तो इसको यहां से उठाओ और उठा के यहां पे चिपका दो। तो देयरफॉर यू विल गेट पी एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट को बाहर ले लेता हूं, हाँ, ई नॉट आई नॉट को बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, और यहां पे डिनोमिनेटर में टी भी बाहर आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन टी आएगा ना, तो वो टी भी बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, साइन फाई ओके कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बराबर डी टी, है ना? बात सुनना है कि नहीं सुनना है? तो इंटीग्रेशन फिलहाल के लिए थोड़ा सा दोनों को कॉमन रखता हूं, इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान दो, कॉस, ये दोनों के टर्म में कॉस फाई तो कांस्टेंट है, तो कॉस फाई को अगर मैं बाहर रख के इंटीग्रेशन को अगर अंदर भेजूं तो क्या मिलेगा, देखो जरा, दैट इज पावर एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट, तो पूरा बाहर है, टोटल बाहर है, उसके अंदर इंटीग्रेशन को अंदर भेजता हूं तो कॉस फाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, कहां से कहां तक, 0 से t तक विथ रिस्पेक्ट टू dt, प्लस माइनस, यस और नो, प्लस माइनस, वापस इंटीग्रेशन 0 से t, अगेन यहां पे साइन फाई कांस्टेंट है तो साइन फाई बाहर हो जाएगा, तो यहां पे तुम्हारा साइन फाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, दैट इज कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी बराबर, है ना? ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने देखा। अब जरा देखो, अब भी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या ही होता है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस इंटीग्रेशन वी गेट अ जीरो, यही हुआ था ना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, बाद में 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, इसको साइन ओमेगा 2t लिख दो, मतलब साइन 2 ओमेगा टी लिख दो, तो 2 ओमेगा टी, इसके बाद वैल्यू पुट किया तो सारा जीरो आया था, तो ये कहानी तो पूरी जीरो हो गई, मतलब ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जीरो हो गई। अब ये वैल्यू कहीं ना कहीं पूरी जीरो हो गई तो साइन फाई भी कहीं ना कहीं पूरा जीरो हो गया, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया बराबर। और इसका मैंने पूरा का पूरा इंटीग्रेशन तुमको बताया था, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली मैंने तुमको बताया था भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या ही मिलेगा तुमको, इसका इंटीग्रेशन तुमको मिलेगा t/2, यस और नो, क्या मिलेगा t/2। अगर तुमने इसको कन्वर्ट किया है, कॉस में कन्वर्ट किया है, तो नीचे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो नीचे ऑलरेडी 2 आ रहा है, बट जब हम इसको कॉस में कन्वर्ट नहीं कर रहे, डायरेक्टली मैं इसको लिख रहा हूं, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा, t/2। तो इसको इंटीग्रेट करके हमको आंसर क्या मिलने वाला है, t/2 मिलने वाला है। तो कहानी क्या मिलेगी, देखो जरा, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं पी एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाय 2 कॉस फाई, और इसका क्या आ जाएगा, t/2, है ना? और ये पूरा जीरो हो गया, तो ये हटाई दो, पूरा जीरो हो गया। अब यहां पे देखो जरा, तो यहां से t हो जाएगा, ये t है,
तो दिस टी टी गेट कैंसल, दिस टी टी गेट कैंसल, ये 2 यहां पे आएगा, उसको स्प्लिट करो तो ई नॉट बाय रूट 2 इंटू आई नॉट बाय रूट 2 कॉस फाइव, ये आ गया पी एवरेज, है ना। और ई नॉट बाय रूट 2 आई नॉट बाय रूट 2, ये रूट 2 कहां से आया, ये जो 2 है इसको स्प्लिट कर दिया, तो यहां से अगर हम देखने जाएं तो क्या मिलेगा, पी एवरेज इज इक्वल्स टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, वेयर cos phi is called as power factor, where cos phi is called as power factor. क्लियर, बात समझ आ गई एवरीवन? ओके, मतलब अगर हम देखने जाए तो एक्चुअल पावर जो एलसीआर सर्किट में होता है वो इतना होता है, दैट इज पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, यस और नो। ये एक्चुअल पावर होता है किसके अंदर, ये एक्चुअल पावर होता है अगर तुम देखने जाओ तो एलसीआर सर्किट में। अब तुम यहां से वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो अगर मान लो कि मेरा रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में फाइव का वैल्यू क्या होता था, 0, यहां पे 0 पुट कर दो तो cos 0 इज 1, तो तुमको ई आर एम एस आई आर एम एस मिलेगा। भाई कैपेसिटिव सर्किट में पाई बाय 2 से लैग करता है, लीड करता है, तो यहां पे पाई बाय 2 पुट करो, पाई बाय 2 इज 0। वहां पे इंडक्टिव में क्या होता है, लैग करता है, तो माइनस पाई बाय 2 पुट करोगे तो भी 0, मतलब वहां पे पी एवरेज भाई इंडक्टिव के लिए और कैपेसिटिव के लिए 0 आएगा और रेजिस्टिव के लिए ई आर एम एस आई आर एम एस आएगा, और तीनों कंबाइन करेंगे तो दैट विल बी ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू पावर। दिस इज कॉल्ड एज ट्रू पावर, बात समझ आ रहा है? इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रू पावर। ओके, यही चीज अगर हम लोग ने इसके पहले था तो इसके पहले हम लोग ने क्या देखा था, ये जो है दैट इज कॉल्ड एज एपरेंट पावर। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट पावर, दिस इज एपरेंट पावर, बट इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, दिस कॉल्ड एज ट्रू पावर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू पावर। क्लियर? तो यहां से मैं पावर फैक्टर भी डिफाइन कर सकता हूं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो पावर फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज, power factor can be defined as, power factor can be defined as, that is cos phi, cos phi का यहां से अपने को डेफिनेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, that is true power divided by apparent power, बराबर। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ cos phi। और अगर हम लोग इंपेडेंस ट्रायंगल से डिफाइन करें तो इंपेडेंस ट्रायंगल से मैंने तुमको थोड़ी देर पहले ही डिफाइन करके बताया था, इंपेडेंस ट्रायंगल की मदद से अगर हम लोग डिफाइन करें तो मैंने थोड़ी देर पहले ही डिफाइन किया था, दैट इज cos phi बराबर होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट था तुम्हारा r डिवाइड बाय हाइपो, हाइपो था तुम्हारा z, तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो तुम लोग, दैट इज r बाय z, मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस to the ratio of impedance. Clear? It is a ratio of resistance to the impedance. Clear? समझ में आ गया एवरीवन, हाँ या ना? ओके, चलो बहुत बढ़िया। यहां पे हम लोग ने तीनों पावर का डिस्कशन कर लिया, बेसिकली चारों पावर का डिस्कशन कर लिया। भाई रेजिस्टेंस का पावर एवरेज क्या होगा, इंडक्टर का पावर एवरेज क्या होगा, कैपेसिटर का पावर एवरेज क्या होगा, और अगर तीनों एलसीआर सर्किट रहेंगे तो तीनों का पावर एवरेज क्या होगा। ओके, ये सारा चीज हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे छोटे मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे ये वाले कॉस पावर फैक्टर क्या होता है उसके ऊपर डेफिनेशन आ जाता है। फिर तुम्हारा जो इंडक्टेंस होता है, भाई इंडक्टेंस बताओ, इंडक्टेंस व्हाट इज इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस के ऊपर डेफिनेशन आ जाता है। इंडक्टेंस इज नथिंग बट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन एलसीआर सर्किट, तुम ये बोल सकते हो। उसके बाद उसका फॉर्मूला बता दो, ये एक तरह का रेजिस्टेंस है तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या ही होगा, ओम। भाई इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो ओम्स ही होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है एवरीवन, हाँ या ना? कहानी समझ में आया, टॉपिक समझ में आया आज का? चलो, सो आज हम लोग ने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे डेरिवेशंस कवर किए। तो एक बार तुम क्या करना, सारे डेरिवेशन वापस एक बार अपने बुक में प्रैक्टिस जरूर करना, और अगर कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम में डीएम करके पूछ सकते हो। ओके, चलो, सो यहां तक अगर वीडियो देख लिया है तो भाई क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन दबा देना कि जैसे ही लेक्चर्स वीडियो अपलोड हो तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्लियर? बात में आ रही है एवरीवन? चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।